हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा और अध्ययन। तो लेसन नंबर 5 जिसका नाम क्या है, वर्ब। तो वर्ब को स्टार्ट करते हैं। और आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, आप जाहिर सी बात है मुझे बाद में बताएं, क्योंकि अभी 60 सब्सक्राइबर से ऊपर का आंकड़ा ही नहीं क्रॉस पार कर पा रहे हैं हम लोग, है ना। तो 100 होगा हमारा पहला टारगेट। चलो देखते हैं आगे जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जाएंगी। ओके, तो चलिए देखिए वर्ब। सबसे पहली बात तो वर्ब का मतलब सीधा सीधा अगर मैं आपको बताऊं तो वो होता है एक्शन। एक्शन हिंदी में अगर कहूं कार्य या कोई भी काम। मतलब कोई भी एक्शन या कोई भी काम, कोई भी कार्य जब होता है तो उसमें सबसे अहम और मेन रोल आप कह सकते हैं एक तरीके से कि वर्ब का होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, राम इज ईटिंग, तो मतलब ईटिंग खाना, कुछ काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है। तो यहाँ पे कौन बता रहा है ये चीज? ईटिंग बता रहा है। तो ईट जो है एक वर्ब होता है। ठीक है, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। वाक्यों की संरचना यानी कि फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में क्रियाओं यानी कि वर्ब्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो ऊपर सेंटेंसेस दिए गए हैं इसमें, जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस हमने पढ़ा था इज ईटिंग, ये जो है यहाँ पे वर्ब है। और इनसे हमें ये पता चलता है कि जो तीन सेंटेंस दिए गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, इनमें कोई ना कोई काम खत्म होने की जो इंफॉर्मेशन है वो हमें मिल रही है। ओके, उसके बाद यहाँ पे दे रखा है राधा हैड 4 फ्रॉक्स, और एक दे रखा आई हैव अ कार। यहाँ पे क्या दे रखा है? हैड और हैव से हमें अधिकार यानी कि पोजेशन, स्वामित्व यानी कि ऑनरशिप, संबंध यानी कि रिलेशन, यानी कि पोजेशन, ऑनरशिप या फिर रिलेशन का हमें पता चलता है। और जो यहाँ पे दे रखा है ना, संदीप इज इंटेलिजेंट, है ना। तो ये जो इज है ये हमें क्या बता रहा है? एक तरीके से कंडीशन, दशा बता रहा है कि किस तरीके से जो है चीज है, किस तरीके की है। मतलब जो संदीप है उसकी कंडीशन कैसी है कि वो इंटेलिजेंट है। तो ये स्पेलिंग है ना, यहाँ पे गलत लिखा हुआ, INTELLIGENT होता है इंटेलिजेंट। ओके, स्पेलिंग का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। तो इन सब वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश ग्रामर में वर्ब्स कहते हैं। इंग्लिश में बात करें तो डेफिनेशन घूम फिर के वहीं पे आएगा। ओके, तो अगर बात करें हम, अ वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन। एक वर्ब जो है एक ऐसा वर्ड होता है या फिर क्रिया, एक ऐसा शब्द होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी काम हुआ है कि नहीं हुआ, वो काम किस सिचुएशन में है, उस चीज़ का, एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ क्या रिलेशन है। तो ये सब चीज़ें जो है हमें कौन बताता है? वर्ब बताती है। वर्ब इज अ वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट। मतलब वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ कहता है, यानी कि वर्ब से हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ पता चलता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे 3-4, तो इनके ऊपर गौर करने की बात कही है इसने, तो हम गौर कर लेते हैं। कोई यहाँ पे है वर्ब डिनोटिंग एक्शन, मतलब ऐसी वर्ब एक ऐसा काम भी करती है जिसमें हमें एक्शंस का पता चलता है, जैसे कि द हॉर्स रन्स, द अर्थ मूव्स, दे विल प्ले। तो यहाँ पे जो ये वर्ब्स लिखे हुए हैं, रन्स हो गया, मूव्स हो गया, प्ले हो गया, इनसे हमें किस चीज़ का पता चल रहा है? किसी भी एक्शन के होने का पता चल रहा है। उसके बाद वर्ब्स डिनोटिंग पोजीशन और रिलेशन। कुछ ऐसे वर्ब्स होंगे जो हमें पोजीशन यानी कि अधिकार या ऑनरशिप या रिलेशन, संबंध को जो है हमें बताएंगे। आई हैव अ कंप्यूटर, मतलब मेरे पास एक कंप्यूटर है, मतलब इसके ऊपर मेरा पोजीशन है। किसके ऊपर? कंप्यूटर के ऊपर। किसका पोजीशन है? आई का। आई मीन्स मैं, यानी कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन भी जो है हमारा वर्ब बताता है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट है वर्ब्स डिनोटिंग स्टेट और कंडीशन। मतलब ऐसे काम भी वर्ब करती है जिसमें किसी भी चीज़ की या सब्जेक्ट की अगर आप कहें तो स्टेट बता सकता है वो कि किस सिचुएशन, किस अवस्था में वो है, या फिर उसकी कंडीशन बता देता है कि वो या डायरेक्शन अगर मैं कहूँ उसकी, ये भी बता देता है। ठीक है,
जैसे आई एम रेडी, मतलब वो किस स्टेट में है, वो रेडी है बिल्कुल किसी भी काम के लिए, है ना। द पेशेंट इज आउट ऑफ डेंजर, तो मतलब उसकी कंडीशन कैसी है अभी पेशेंट की, है ना। समझ रहे हैं ना आप चीज़ें, मैं कैसे वर्ड्स को निकाल पा रहा हूँ कि यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे स्टेट है, यहाँ पे पोजेशन है, यहाँ पे ऑनरशिप है, यहाँ पे रिलेशन है। इस तरीके की चीज़ें हम कब निकाल पाते हैं, जब हम लगातार पढ़ते रहते हैं चीज़ों को। ओके, ये हमें एक दिन में आने वाली चीज़ें कभी भी नहीं होती है, भूल जाइए उस चीज़ को, आप एक दिन में ऐसी चीज़ें सीख सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब की। तो यहाँ पे वर्ब्स जो है, अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ द सेंटेंसेस देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स। द फर्स्ट वन इज मेन और प्रिंसिपल और ऑर्डिनरी या फिर फुल वर्ब्स, एंड द सेकंड वन इज ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स। ओके, तो पहली यहाँ पे होती है मेन वर्ब भी कह देते हैं, प्रिंसिपल वर्ब भी कह देते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब भी कह देते हैं, या फिर फुल वर्ब्स भी कह देते हैं। दूसरी होती है ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। मेन वर्ब किसको कहते हैं, जो सेंटेंस में मेन काम करती है, ठीक है, जिससे किसी एक्शन का पता चलता है, तो उसको हम ऑर्डिनरी, प्रिंसिपल या फिर जो है फुल वर्ब कहते हैं। ओके, जब किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब का यूज़ किया गया हो तो उसको हम मेन वर्ब कहते हैं। ऐसे वर्ब्स का जो मीनिंग होता है वो अपने आप में कंप्लीट होता है, उसको किसी जो है दूसरे वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब अगर मैं कहूँ उसकी ज़रूरत नहीं होती है, या होती भी है तो बहुत कम होती है। तो कहने का मतलब ये है कि मेन वर्ब के रूप में जो मेन वर्ब होती है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज़ की जाती है, आप ये भी कह सकते हैं। लेकिन जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट होता है उसमें फर्स्ट फॉर्म और इसमें सेकंड फॉर्म जो है के अलावा बाकी सब जगह पे किसको हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की जो है किसको ज़रूरत पड़ती है, मेन वर्ब को ज़रूरत पड़ती है। राम रीड्स अ बुक, ही इज़ गोइंग, दे कैन डू दिस वर्क, यू विल गो। तो यहाँ पे जो रेड कलर में लिखे गए हैं ये हमारे मेन वर्ब्स हैं। यहाँ पे रीड्स देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, राम इज गोइंग कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, इज यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, या फिर आप इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है। तो द वर्ब which used together with main words to help them in the formation of tense, voice, mood, etc. are called auxiliary और helping verbs। मतलब ऐसे verbs जिनको हम use करते हैं main verb के साथ। अभी मैं is कह रहा था ना, is going था, ये रहा ऊपर ही है is going, तो is यहाँ पे helping verb है, और going जो है या फिर आप ये कहें root word जो है go है, तो ये यहाँ पे main verb का काम कर रहा है। ओके, तो क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो मेन वर्ब के साथ यूज़ की जाती है, और जो भी टेंस का फॉर्मेशन होता है, वॉइस का होता है, मूड का होता है, जो भी मोड होता है, मोड भी बोल देते हैं इस चीज़ को। ओके, तो इन सब चीज़ों को जो है डिनोट करने वाली या बताने वाली जो है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। ये आपने देख ही लिया कि हेल्पिंग वर्ब में आप जो है किसको शामिल करते हैं, क्या उसका पोजीशन होता है एक सेंटेंस के अंदर। ओके, अब यहाँ पे बताया है 24 जो है ऑक्सिलरी वर्ब्स यहाँ पे बताई गई हैं, जैसे कि इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड और मे, माइट, मॉडल्स को भी इसमें शामिल कर लेते हैं, ठीक है। तो सभी जो है हैज़, हैव, हैड ये सब जो है इसमें शामिल करते हैं। तो यहाँ पे 24 जो है काउंट करती है ये बुक हमारी। उसके बाद हम बात करते हैं, आगे देते हैं, ध्यान दे पे बात करते हैं। दो पॉइंट्स हैं, इनकी तरफ फोकस करते हैं। जब एक ही सेंटेंस में सिंगल वर्ब हो, मतलब एक ही वर्ब हो, एक सेंटेंस में एक ही वर्ब दी गई हो, तो वहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पे आपको कौन सा वर्ब देखने को मिलेगा, मेन वर्ब आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, जैसे कि ही हैज़ एन एलिफेंट, तो यहाँ पे हैज़ जो है ना वो क्या है, मेन वर्ब है। वी आर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आर क्या है, मेन वर्ब है। अब आप ये कहेंगे, आप ध्यान में भी रखें बच्चों, क्या होता है कि जैसे हमारा हैज़, हैव, हैड होता है, ये मेन वर्ब का काम भी करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब का काम भी करते हैं। वॉज और क्या बोलते हैं, बीन हो गया जैसे, ठीक है, बी हो गया जैसे, इज, आर, एम, ये कई ऐसे होते हैं
ये तो मतलब बी वॉज बीन तो हो जाता है, ये ज़्यादातर नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन ये हमारा बी वॉज बीन होता है, ठीक है, बी वॉज बीन ये तीनों फॉर्म्स हो जाती हैं। हैव हैड होता है, ठीक है। हैज़ को भी हम मेन वर्ब के रूप में यूज़ कर लेते हैं कई बार। तो ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, इस कन्फ्यूज़न से हमें दूर हटना होगा। दूसरी बात कही है, जब किसी सेंटेंस के अंदर दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर देन टू वर्ब्स यूज्ड टुगेदर, तो जो लास्ट में जो आने वाला वर्ब होता है वो मेन वर्ब होता है, और जो दूसरे वर्ब्स होते हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। जैसे कि राम हैज़ बीन प्लेइंग, अब यहाँ पे हैज़ जो है क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। बीन क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। फिर उसके बाद आया है प्लेइंग, प्लेइंग मेन वर्ब है। तो यहाँ पे दो मेन जो है दो वर्ब्स यूज कर रखे हैं, हैज और बीन, ठीक है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर का, ओके। और तीनों ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या है, जो बीन है और हैज है, ये सब क्या है, दोनों के दोनों मेन हेल्पिंग वर्ब्स हैं। मेन वर्ब जो है एक ही होगा, और मेन वर्ब का पोजीशन क्या होता है, लास्ट में होता है, और उससे पहले जो भी दिया हुआ होगा हेल्पिंग वर्ब उसको कहेंगे, ओके। ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, हम जानते हैं कि जो सेंटेंसेस होते हैं, वर्ब का जो इफेक्ट रहता है वो किसके ऊपर रहता है, वो हमारे सब्जेक्ट के ऊपर रहता है। इसके अलावा वर्ब का इफेक्ट कुछ दूसरे वर्ड्स के ऊपर भी होता है, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स के ऊपर भी होता है। जो सब्जेक्ट होता है यानी कि कर्ता जो होता है, उसके अलावा क्रिया यानी कि वर्ब, और फल यानी कि इफेक्ट जिस भी वर्ड के ऊपर पड़ता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी कि हिंदी में कर्म कहते हैं। ऑब्जेक्ट कोई भी नाउन हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है, कोई नाउन फ्रेज हो सकता है, कोई नाउन क्लोज हो सकता है, मतलब ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। बट हमें ये पहचानना आना चाहिए कि सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कौन है। ध्यान से समझ लें इस चीज़ को, आगे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, बड़े अच्छे तरीके से समझना है उनको, ओके। नहीं तो फिर आप ये कहेंगे कि सर आपने ओनली पढ़ के यू आर जस्ट रीडिंग, है ना, इस तरीके का स्किल IQ के ऊपर कमेंट्स मैंने काफ़ी देखे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें भी आपको देखने को मिलती हैं, ओके। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है। तो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम वर्ब के साथ वट या फिर whom लगा के देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है क्या है इस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है उसका जो आंसर हमें मिलेगा, जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया है कि व्हाट या whom से जो क्वेश्चन हम करेंगे, उसका जो आंसर हमें यहाँ पे मिलेगा वो हमारे वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, ओके। अगर कोई आंसर नहीं मिला, सपोज करें कि कोई आंसर नहीं मिलता है, तो हमें ये समझ लेना है कि उस पर्टिकुलर वर्ब के लिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया नहीं गया है। आगे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, प्रत्येक सेंटेंस के ऊपर आपने फोकस करना है, ओके। जैसे कि चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ लाइक व्हाट, तो क्या है इसका आंसर, किस चीज़ को पसंद करते हैं चिल्ड्रंस, तो स्वीट्स को। तो यहाँ पे जो लाइक है उसका ऑब्जेक्ट है कौन, स्वीट्स है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखें, माय फादर रीड्स अ नोवेल, अब यहाँ पे रीड्स व्हाट, क्या, नोवेल। तो रीड्स के लिए जो है हमारा अ नोवेल जो है क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है होगा। हर मदर लव्स हर वेरी मच, अब यहाँ पे लव्स whom, किसको प्रेम करती है माँ, हर मदर मतलब उसकी माँ किसको प्रेम करती है, या माँ किसको प्रेम करती है। तो हर, यहाँ पे लव्स का ऑब्जेक्ट कौन है, हर है, ओके। इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है हमने किसको, ऑब्जेक्ट्स को, किसके ऑब्जेक्ट्स को, वर्ब के ऑब्जेक्ट्स को। फोर्थ सेंटेंस देखें, थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है अकॉर्डिंग टू मी, बट इसीलिए मैं सभी सेंटेंसेस को यहाँ पे ले रहा हूँ, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई लव द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, तो यहाँ पे लव whom, किसको, किसको जो है लव करते हैं आप, द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नेचर। तो यहाँ पे द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर कंप्लीट एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, या आप फ्रेज कह सकते हैं, आप इसको एडजेक्टिव फ्रेज कह सकते हैं, आप इसको जो भी आप कहें, एक ऑब्जेक्ट की जगह पे है, और ये किसका ऑब्जेक्ट है, लव वर्ब का ऑब्जेक्ट है। राम इज गोइंग टू मार्केट, यहाँ पे गोइंग व्हाट, मतलब इस बात का कोई जवाब है, गोइंग whom,
इस बात का कोई जवाब है नहीं है। देयर इज नो आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस गोइंग व्हाट एंड गोइंग होम। तो यहाँ पे हमारा जो गोइंग है या फिर आप ये कहेंगे जो इज है उसका कोई भी ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस के अंदर नहीं है। हो सकता है कंफ्यूजन आपको मार्केट के अंदर कि वो मार्केट की तरफ जा रहा है, बट ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट है वो ये है, मोहन लाफ्स। लाफ्स व्हाट, इसका भी कोई जवाब नहीं है। लाफ्स whom, इसका भी कोई जवाब नहीं है। तो लाफ्स का भी कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। इस सेंटेंस में तो दिख ही रहा है, बट जो लास्ट जो सेंटेंस था वहाँ पे दिख रहा है हमें एक नाउन वर्ड मार्केट, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। फिर बात करते हैं जो मेन वर्ब होती है या जो प्रिंसिपल वर्ब होती है उसके दो टाइप्स होते हैं। एक तो होता है ट्रांसिटिव और एक होता है इंट्रांसिटिव। जो मेन वर्ब होती है, जो प्रिंसिपल वर्ब होती है, उसके दो टाइप्स होते हैं। हिंदी में सकर्मक और अकर्मक क्रिया होती हैं। आप समझ भी गए होंगे, दैट विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड इंट्रांसिटिव वर्ब एंड दैट विच रिक्वायर्स नो ऑब्जेक्ट इट इज कॉल्ड इंट्रांसिटिव वर्ब। ओके, तो ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब आप समझ गए हैं, जाहिर सी बात है। यहाँ पे देखें, पॉइंट्स भी पढ़ लेते हैं। चलो, वैसे मैंने बता दिया इनके बारे में, बट पढ़ लेते हैं, छोड़ना नहीं है। द वर्ब यूज्ड एन object is called transitive verb. The verb which takes an object, a transitive verb. A transitive verb is that which requires an object. Meaning internal वही निकल के आ रहा है कि एक verb को जो है ना किसकी जरूरत होती है, ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। जिस वर्ब को या एक वर्ब को अगर ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है तो वो वर्ब कौन सी है, वो जो है ट्रांसिटिव वर्ब है। ओके, सेंटेंसेस आप देख सकते हैं। मोहन प्लेज क्रिकेट। अब यहाँ पे प्ले, क्या प्ले करता है वो, मोहन प्लेज खेलता है। वैसे तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा खेलता है, बट अगर ये पूछने लग जाए क्या खेलता है, कौन सा गेम खेलता है या क्या खेलता है, तो जो है प्ले यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा। इसका बिल्कुल अपोजिट है, द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंट्रांसिटिव वर्ब, या फिर द वर्ब विच टेक्स नो ऑब्जेक्ट एन इंट्रांसिटिव वर्ब। एन इंट्रांसिटिव वर्ब इज दैट विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट। तो इंटरनल तीनों का मीनिंग सेम वही निकल के आ रहा है कि एक ऐसी वर्ब जिसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, दैट इज कॉल्ड इंट्रांसिटिव वर्ब। और ये दोनों टाइप्स किसके होते हैं, ये दोनों टाइप्स जो है मेन वर्ब या फिर प्रिंसिपल वर्ब या फिर ऑर्डिनरी वर्ब या फिर फुल वर्ब के होते हैं। जैसे कि राम गोज टू मार्केट, मोहन लाव्स, सी स्लीप्स, ही राइट्स स्लोली। यहाँ पे ये एडवर्ब है, ठीक है, ये एडवर्ब है। ओके, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में भी क्या है, प्रोनाउन है। ओके, तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस तोड़ने आने चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अब यहाँ पे आप चीज़ें देखने वाले हैं, बड़े ध्यान से इस चीज़ को हमने पढ़ना है, ऐसे ही नहीं दिया हुआ है, इन्होंने ध्यान दे भी लिखा हुआ है। ओके, कोई ट्रांसिटिव वर्ब है या इनट्रांसिटिव वर्ब है, ये डिसाइड करने के लिए वर्ब का यूज़ जो है किस तरीके से किया गया है, उस यूज़ के ऊपर हमें क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, ध्यान केंद्रित करना चाहिए, मतलब फोकस करना चाहिए। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट किसी भी सिचुएशन में नहीं आते हैं और वो इंट्रांसिटिव वर्ब्स रहते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं, वैसे हज़ारों लाखों करोड़ों पता नहीं कितने जो है वर्ब्स हैं, उनमें इंट्रांसिटिव वर्ब्स होते हैं। तो इनमें से कुछ ज़्यादातर यूज़ किए जाने वाले वर्ब्स है या जो भी एग्जांपल्स हमारे पास अवेलेबल है उनकी बात कर लेते हैं। गो है, कम है, स्लीप, वॉक, मूव, फ्लाई, डाई, स्पिट, स्नीज, ये सब जो है ऐसे वर्ब्स हैं जिनको हम इंट्रांसिटिव वर्ब्स कहते हैं। बट कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो दोनों तरीके के हो सकते हैं, इंट्रांसिटिव का काम भी कर सकते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब्स का काम भी कर सकते हैं। इनके बाद ऑब्जेक्ट रहता है और ये ट्रांसिटिव बन जाएंगे, और जब इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इनको ही हम सेम वर्ब्स को इंट्रांसिटिव वर्ब्स भी कहते हैं। हमें ये समझ लेना जरूरी है कि ईट, ड्रिंक, रीड, बीट और सिंग, ये सब हमेशा जो है ट्रांसिटिव वर्ब के रूप में ही यूज़ किए जाएंगे, इनके साथ ऑब्जेक्ट यूज़ आप नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या है आपका, अरे भाई कहना क्या चाहते हैं आप, इसका मतलब है कि जब तक वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब तक उस वर्ब को हम ट्रांसिटिव वर्ब नहीं कह सकते। अगर
वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ गया तो हम उसको ट्रांजिटिव कहेंगे, अन्यथा वो वर्ब कौन सी है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, इनट्रांजिटिव वर्ब को कैसे यूज करते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब को कैसे यूज करते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, है ना। आई ड्रिंक वाटर। अब यहाँ पे देखें आई ड्रिंक लिखा हुआ है, मैंने पिया, ये कंप्लीट बात है, क्या पिया जो भी है। लेकिन अगर मैंने पीछे लगा दिया वाटर तो मैंने क्या पिया, पानी पिया, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है वर्ब का, ना कि सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं है वाटर, वाटर किसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब का, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो वर्ब का ऑब्जेक्ट है। इसलिए यहाँ पे ड्रिंक क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, बट यहाँ पे क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। इसीलिए ये एग्जांपल्स हैं, ये सभी एग्जांपल्स आप जो है रीड करके देख सकते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स विद डबल ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट्स तो होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स के, बट बहुत सारे ऐसे ही ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं जिनके पास डबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ये क्या मतलब होता है, ये क्या चीज़ होती है डबल ऑब्जेक्ट्स, इसका क्या मतलब हुआ। देखिए क्या मतलब हुआ, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, मैं ये कह दूं वर्ब्स की जगह पे कुछ ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं जिनको डबल ऑब्जेक्टिव्स की ज़रूरत पड़ती है, या जिनके साथ हम डबल ऑब्जेक्टिव्स यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, या बहुत सारे ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, या सारे ही ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब्स हो सकते हैं। अगर हम चाहें तो उनके साथ डबल ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो एक से काम नहीं चलता, कई बार तो ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे कि वर्ब्स हैं गिव, टेल, टीच, ऑफर, प्रोमिस, इस तरीके के वर्ब्स के एग्जांपल्स हैं ये हमारे सामने। जैसे ये एक पूरा सेंटेंस है, राम गिव मी अ बुक। यहाँ पे ये सेंटेंस है राम गिव मी अ बुक, और ऊपर रेड कलर में देखें राम के ऊपर सब्जेक्ट लिखा हुआ है। अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो आप प्रॉपर नाउन कह सकते हैं। ओके, फिर है ट्रांजिटिव वर्ब है गिव, ठीक है, सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बनेगा। ऐसे बच्चों चीज़ों को तोड़ना सीखेंगे ना आप, अरे ऑटोमेटिकली चीज़ों को सीखते जाएंगे जब आप चीज़ों को तोड़ेंगे तो। उसके बाद ऊपर लिखा हुआ है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लिखा हुआ है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे लिखा हुआ है एक प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस का, और पर्सनल प्रोनाउन और फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज किया गया है मी। ओके, और फिर लिखा हुआ आ बुक। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। एक्चुअली मैं ये कहूँगा ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट्स हैं। एक फर्स्ट है ये और सेकंड है ये। एक ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आता है। एक सिचुएशन होती है पहले आ जाता है, बट ज़्यादातर बाद में ही आएगा। ओके, और वो किसको डिनोट करता है, वो थिंग्स को डिनोट करता है, या फिर नॉन लिविंग जो थिंग्स होती हैं या चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको डिनोट करता है। बट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको डिनोट करता है, पर्सन्स को या फिर लिविंग बीइंग्स को जो है क्या करता है, डिनोट करता है। क्लियर है, एग्जांपल्स आप पढ़ के देख लेंगे, मुझे बता दीजिएगा अगर किसी में प्रॉब्लम आता है तो। इस तरीके से हम देखते हैं कि कुछ ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं जिनको डबल ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, और जिनमें कोई भी व्यक्ति या फिर प्राणी सूचक ऑब्जेक्ट्स हो सकता है एक तो, और दूसरा कौन सा होगा, जो थिंग्स को बताएगा, या ऑब्जेक्ट जो सूचक होता है, वस्तु सूचक ऑब्जेक्ट होता है दूसरा। ओके, इस सिचुएशन में व्यक्ति सूचक ऑब्जेक्ट्स को या जो भी पर्सन को डिनोट करता है उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और जो वस्तु को या थिंग्स को जो डिनोट करने वाला ऑब्जेक्ट होता है उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। लास्ट थिंग ध्यान दें में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने का एक तरीका है, साधारण सेंटेंस में, साधारण वाक्यों में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट के बाद रखा जाए तो हम इनडायरेक्ट के पहले टू या फिर फोर प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। इस सिचुएशन के बारे में मैंने जिक्र किया था कि एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जो है क्या करते हैं, बाद में यूज़ करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, या तो टू प्रेपोजिशन देंगे या फिर फोर प्रेपोजिशन देंगे। एग्जांपल्स हैं, दोनों के दोनों पढ़ेंगे हम, बिकॉज यहाँ पे हमारा जो जो क्या बोलते हैं चैप्टर है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि ही गेव मी एन एप्पल, इसको लिख सकते हैं ही गेव एन एप्पल टू मी,
ठीक है, मतलब दोनों का एक ही है, बट यहाँ पे टू मी डायरेक्शन ही बता रहा है एक तरीके से कि किसको एप्पल दिए गए। तो इसमें से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, कैसे हम किसको पहले लेके आते हैं, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, ये कौन सी वर्ब के टाइप हैं। फिर हमने बात किस किस चीज़ की वर्ब के बारे में बात की, सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन के बारे में बात की, और सारी चीज़ें जो है ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन किया। तो इस तरीके की चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। अगर आप इस बुक का बड़ी बुक के साथ कंपैरिजन करेंगे तो देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन दीज टू बुक्स, है ना। तो यहाँ पे ये उसका बेसिक कह सकते हैं आप एक तरीके से, ठीक है, उस बुक का ये बेसिक हो सकता है, आप ये कह सकते हैं कि उस बुक का आप एक तरीके से बेसिक यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, बात करेंगे नेक्स्ट लेसन की। नेक्स्ट कौन सा होगा, मैं उसके ऊपर पहुंचने की कोशिश कर रहा था, बट ये पता नहीं कैसे मेरे को परेशान कर रहा है। यही तो चीज़ें होती हैं ना आपके पास, है ना। तो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो एडवर्ब होगा, फिर प्रेपोजिशन होगा, फिर कंजंक्शन होगा, फिर इंटरजंक्शन होगा। एंड लेसन नंबर 9 तक हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है एक तरीके से कंप्लीट हो चुका होगा। देन हमारे बचेंगे 19th लेसन जो है, उसके बाद हमारे एक्चुअली 20 लेसन जो है उसके बाद बचने वाले हैं। एक ही वीडियो में एक ही लेसन आपको मिलेगा, जाहिर सी बात है। और चीज़ें आपको कैसी लगती हैं, स्किल आईक्यू की तरह इस चैनल को भी आपको सपोर्ट करना है, क्योंकि हमने स्पेशली इसको जो है एकेडमिक लेवल के लिए हमने जो है ये बनाया है, बच्चों की हेल्प करने के लिए, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव वाले भी देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, थोड़े में चीज़ों को सीखना चाहता है, तो आप ये बुक भी देख सकते हैं। फिर आप हाई स्कूल ग्रामर को ख़रीदें, उसके बाद आप जो है सीनियर ग्रामर को लेके आएँ, क्योंकि सीनियर ग्रामर पढ़ने में लगभग अगर मैं कहूँ आपका 6 महीने से के आसपास का समय मुझे ऐसा लगता है कि ले लेती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। काफ़ी बातें हो गई वैसे आज, है ना।